छात्रगण सादर प्रणाम। आत्मीय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम हमारे पाठ्य पुस्तक में रचित जो तीसरा अध्याय है यानी गद्य विभाग के अंतर्गत, तो उसका जो तीसरा अध्याय है निंदा रस, उसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। इसके लेखक है हरिशंकर परसाई जी। तो हरिशंकर परसाई जी का हम परिचय देखेंगे तो हरिशंकर परसाई जी 22 अगस्त 1924 ईस्वी में मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिला के अंतर्गत आने वाली जमानी नामक स्थान में हरिशंकर परसाई जी का जन्म हुआ था। इन्होंने अपने प्रारंभ की शिक्षा से लेकर जो स्नातक तक की शिक्षा थी उसको मध्य प्रदेश में ही प्राप्त किए। उसके उपरांत नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। इन्होंने अपने 18 साल के उम्र में ही वन विभाग के अंदर नौकरी करने का कार्य शुरू किया था। उसके उपरांत हरिशंकर परसाई जी अध्यापन कौशल्य में अत्यंत प्रावीण्य व्यक्ति थे, कुशल व्यक्ति थे। तो इन्होंने खंडवा में 6 माह तक अध्यापन कार्य किया। उसके उपरांत 1941 से लेके 1943 तक यानी 2 वर्ष तक जबलपुर में स्प्लेस ट्रेनिंग कॉलेज में शिक्षण कार्य किया। तो इसके उपरांत इन्होंने शिक्षा के साथ साथ एक अध्यापक कार्य के साथ साथ अपनी लेखनी को चलाने का कार्य किया। तो इनके लेखनों को देखेंगे तो इनकी कई सारी लेखनियां पत्रिकाओं में छपती थी। साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, देशबंधु तथा अन्य पत्रिकाओं में इनके लेखन छपते रहे हैं। तो यहाँ पे देशबंधु जो पत्रिका है इसके अंदर एक कॉलम आता था, वो बहुत ही अपने आप में एक विशिष्ट कॉलम माना जाता है। जो ये देशबंधु कहने का जो पत्रिका है वो रायपुर से छपती थी। तो इसके अंतर्गत यहाँ पे परसाई जी से पूछेंगे। देशबंधु में कॉलम आता था परसाई जी से पूछेंगे। तो इसके अंदर लोग प्रारंभ में प्रश्न फिल्मी या ऐसे ही हास्यास्पद प्रश्न पूछते थे, परंतु परसाई जी के लेखन से लोग इतने प्रभावित हो गए कि सामाजिक और राजनैतिक और दैनिक जीवन में जो अत्यधिक विषयों पे आधारित होता है, हमारे जीवन में मूल्यों का जो बहुमुख्यता है और हमारे दो दिनमर्रा के जीवन में किस तरीके का जीवन हम जीना चाहिए और जी रहे, वैसे बहुमुख्य प्रश्नों को इसमें पूछा जाता था। साथ ही साथ हम हरिशंकर परसाई जी ने कई सारे कहानी संग्रह लिखे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव, ये सब इनके कहानी संग्रह है। तो इनके उपन्यासों को देखेंगे तो रानी नक्फनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल, इनके उपन्यास है। इनके संस्मरणों को देखते हैं हम तो इनके संस्मरणों को देखते हैं तो तिरछी रेखाएं इनका संस्मरण है। तो साथ ही साथ इन्होंने कहानी संग्रह लिखा है, उपन्यास लिखा है, संस्मरण लिखा है। तो इससे बहुमुख्य रूप से इन्होंने अपना एक निबंध संग्रह भी किया है। तो इनके निबंधों को हम देखेंगे तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में अपनी अपनी बीमारी, माटी कहे कुमार से, ऐसे भी सोचा जाता है, प्रेमचंद्र के फटे जूते। ये सब कुछ हमारे लेखक हरिशंकर परसाई जी से लिखित निबंध है। तो ऐसे महान शख्सियत हरिशंकर परसाई जी का निधन 10 अगस्त 1995 ईस्वी में हुआ था। तो हरिशंकर परसाई जी के बारे में हम बताएंगे तो एक विशिष्ट व्यक्तित्व के इंसान है। हिंदी साहित्य में इनका देन अत्यंत अनमोल है, कहने की बात हम कह सकते हैं। तो हरिशंकर परसाई जी हास्य व्यंग्य
रचनाकार है। हम व्यंग्य को क्या है भाई केवल मनोरंजन की दृष्टि से देखते हैं, परंतु हरिशंकर परसाई जी उस हास्य और व्यंग्य के ही जरिए क्या है भाई समाज में जो भी रूढ़िग्रस्त जो नीतियां हैं, जो राजनैतिक क्या है भाई हमारे ऊपर ऐसे दबाव के सन्निवेश में अपने रोटियां सेकने के लिए हमारे ऊपर क्या है भाई नियमों को ठूंसते हुए देश की प्रगति में जो बाधाएं बनने वाली विषय है राजनीति के, उनको और सामाजिक जीवन में और हमारे दैनंदिन जीवन के अंतर्गत आने वाले कई सारे विषयों को हरिशंकर परसाई जी अपने लेखन के जरिए क्या है भाई जनमानस तक ले जाने का प्रयास किया है। इनकी लेखनी को हम पढ़ते हैं तो ऐसे महसूस होता है जैसे लेखक रूबरू हो रहे हैं हमसे, यानी वही खुद हमसे बात कर रहे हो, ऐसा एक सन्निवेश यहाँ पे उनके लेखन से, उनके विषयों से हमें देखने को मिलता है, उनके साहित्य में। तो यहाँ पे जो प्रस्तुत निंदा रस है ये क्या है भाई व्यंग्य रचना है। निंदा रस एक व्यंग्य रचना है, तो एक सुंदर कलाकृति के रूप में क्या है भाई निंदा रस उभरती है। लोग एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव से निंदा करते हैं, लोग एक दूसरे से क्या है भाई ईर्ष्या भाव से निंदा करते हैं। कुछ लोग अपने स्वभाववश अकारण ही निंदा करने में रस लेते हैं, तथा कुछ लोग अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए दूसरों को क्या है भाई निंदा करने में लगे रहते हैं। ऐसे निंदकों को हरिशंकर परसाई जी ने करारा प्रहार किया है कि निंदा करना कदापि अच्छी बात नहीं है। ये बात हमें बताने के लिए मनुष्य के सहज गुण में क्या है भाई निंदा भी एक है। तो मनुष्य के सहज गुण निंदा करने की आदत से परिचित कराने, आप लोगों को निंदा से क्या है भाई परिचित कराने, अपने आप को यथ स्वभाव जितना हो सके उतना यथासंभव उससे दूर रखने के उद्देश्य से, आप निंदा के इस रस से दूर रहने के उद्देश्य से इस पाठ का चयन किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ का अब हम क्या है भाई अच्छे से अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ आपको हरिशंकर परसाई जी के बारे में क्या है भाई थोड़ा बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त हुई होगी। हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक व्यंग्य रचना के प्रारंभकार कहेंगे तो भी गलत नहीं है। हरिशंकर परसाई जी अपने आप में एक महान शख्सियत है, तो उनसे रचित जो निंदा रस है उसका अब हम अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है कि आज की कक्षा में हम क्या है भाई जितना अध्ययन करने वाले हैं निंदा रस, उसके अंतर्गत आने वाले कुछ कठिन शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। निंदा यानी निंदा रस जो पाठ है उसका पहला शब्द निंदा जो है, निंदा का अर्थ होता है दूसरों की बुराई करना, दूसरों की बुराई करना या अपकीर्ति करना, उनकी बदनामी करने को। एक किसी के सामने क्या है भाई दूसरों की बुराई करने को हम निंदा कहते हैं। तूफान, तूफान यानी धूल और बारिश के साथ आने वाला बहुत तेज अधंड या आंधी को क्या है भाई तूफान कहते हैं। साइक्लोन, अंग्रेजी में क्या है भाई साइक्लोन कहते हैं। साइक्लोन यानी तेज और धूल भरी चक्कर काटती हुई जो आंधी आती है उसको साइक्लोन कहा जाता है। जकड़ यानी पकड़, जकड़ को क्या है भाई पकड़ कहा जाता है। प्राणघात यानी मार डालने की क्रिया को प्राणघात कहा जाता है। प्राणघात यानी मार डालने की क्रिया। नखफनी, नखफनी यानी ये क्या है भाई कटीला पौधा है। नखफनी यानी एक कटीला पौधा है, यानी एक विशेष प्रकार का क्या है भाई कैक्टस है। ये क्या है भाई एक विशेष प्रकार का कैक्टस है। छल, छल यानी कपट व्यवहार करना, कपटीपूर्ण व्यवहार करना, धोखा देना, इसको हम क्या कहते हैं छल कहते हैं। छल यानी धोखा या कपटपूर्ण व्यवहार। तो यहाँ पे हम कर्म, कर्म यानी कार्य काम, कर्म यानी कार्य काम आचरण को हम कर्म कहते हैं। जघन्य यानी
घिनौना, जघन्य यानी घिनौना या अत्यंत बुरा जो कार्य होता है उसको जघन्य कहा जाता है। अत्यंत बुरा जो होता है उसको क्या है भाई, जघन्य कहते हैं या घिनौना कहा जाता है। तो यहाँ पे तारकोल, तारकोल यानी डामर, डामर यानी जो सड़क के ऊपर क्या है भाई, सड़क को साफ सुथरा रखने के लिए, एकदम से क्या है भाई वाहनों का संचार होने के लिए एक चिपचिपा सा काला सा जो एक तीज सड़क के ऊपर डाली जाती है ना, उसको क्या है भाई तरकोल कहा जाता है, यानी डामर। तो कैटलॉग, कैटलॉग यानी सूची पत्र, एक लिस्ट होता है ना सूची पत्र, कैटलॉग, उसको क्या है भाई हिंदी में सूची पत्र कहा जाता है। रणक्षेत्र, रणक्षेत्र यानी रण यानी युद्ध होता है, तो युद्ध की भूमि, रणक्षेत्र यानी युद्ध की भूमि। लड़ाई का मैदान जो होता है उसको क्या है भाई रणक्षेत्र कहा जाता है। विदा, विदा यानी प्रस्थान करना, रवाना, विदा यानी मैं विदा होता हूं, यानी मैं भी यहां से प्रस्थान करने वाला हूं, मैं यहां से रवाना होने वाला हूं। विदा यानी प्रस्थान या रवाना। तुष्टि यानी तृप्ति, जो हमारे मन के अंदर क्या है भाई एक संतोष प्राप्त होने वाला, हर्ष देने वाला, एक संतृप्ति को प्राप्त करने वाला एक भाव होता है ना, उसको तुष्टि या तृप्ति कहा जाता है। तो आज की कक्षा के अंतर्गत आने वाला मुहावरा कुछ इस प्रकार है, गले लगना, गले लगना यानी आलिंगन करना, गले लगना यानी आलिंगन करना। तो आत्मीय विद्यार्थियों, यहाँ पे जो हरिशंकर परसाई जी से रचित निंदा रस है, इसके अंदर क्या है भाई महाभारत का जो एक विषय है धृतराष्ट्र की जकड़, वो यहाँ पे दिया गया, उस सन्निवेश को यहाँ पे क्या है भाई बताने की कोशिश किए हैं तो हरिशंकर परसाई जी। तो पाठ को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको वो एक कहानी बता दूंगा, तो आपको पाठ बहुत ही अच्छे से समझ आ सकती है। कहने की एक इच्छा से मैं क्या है भाई आपके सामने महाभारत का एक क्या है वृत्तांत आपके सामने रख रहा हूं कि धृतराष्ट्र की जकड़। धृतराष्ट्र कौन होता है? हस्तिनापुर का क्या है भाई सम्राट होता है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र क्या है भाई पांडवों का, यानी पांडुपुत्र जो है उनके ताऊजी होते हैं। तो यानी पांडु पुत्रों के क्या है भाई जो पिता है पांडु, उनके बड़े भाई कौन है? धृतराष्ट्र है। तो पांडु पुत्र क्या है भाई 5 लोग हैं। पांडु पुत्र कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। एक है युधिष्ठिर, दूसरा है भीम, तीसरा अर्जुन, नकुल, सहदेव। 5 क्या है भाई पांडु पुत्र रहते हैं। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र और गांधारी को भी क्या है भाई पुत्र रहते हैं। वो पुत्रों की संख्या कितनी रहती? कुल 100 रहते। धृतराष्ट्र और गांधारी के कुल 100 पुत्र रहते। तो ऐसे सन्निवेश में एक क्या है भाई लालच के जरिए या लालसा के जरिए ये क्या है भाई अधिकार हमारे हाथ में ही रहना कहने के एक दुस्साहस के वजह से क्या हो जाता है कि एक सन्निवेश ऐसा उत्पन्न हो जाता है कि महाभारत के अंदर एक कुरुक्षेत्र महायुद्ध आयोजित हो जाता है। तो यहाँ पे जो कुरुक्षेत्र आयोजित होता है तो पहले से ही जो पांचाली है द्रौपदी पहले से ही क्या है भाई एक प्रतिज्ञा लिए रहती है कि जब तक क्या है भाई जो धृतराष्ट्र के पुत्र है उनके खून से मैं अपने बालों को केशों को तब तक धो नहीं लेती, तब तक मैं अपने केशों का क्या है भाई चोंडा ना बंधूंगी कहने का एक प्रतिज्ञा वो ले लिए रहती। तो ऐसे सन्निवेश में क्या होता है कि कुरुक्षेत्र में बहुत ही घनघोर युद्ध चलता है, लाखों क्या है भाई मानव जनजाति का नाश होता है, मरते हैं लोग। तो ऐसे में धृतराष्ट्र के जो 100 संतान थे वो सब के सब मर जाते। 100 के 100 क्या है भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों की हत्या होती है। विशेषकर भीम, भीम क्या है भाई धृतराष्ट्र का श्रेष्ठ पुत्र, बड़ा बेटा, जो क्या है भाई अत्यंत अपने से बहुत ही क्या है भाई एक स्नेह पर प्यार का क्या है भाई पूर्ण हकदार जो था धृतराष्ट्र का, बहुत ही चहिता जो बेटा था वो था दुर्योधन। तो दुर्योधन का क्या है भाई धृतराष्ट्र का जो पुत्र है दुर्योधन, उसको
भीम क्या करता है भाई, झांगाओं के अंदर से चीर कर दुर्योधन का क्या है भाई, हत्या करता है। तो ये बात पता होने के बाद दुर्योधन का जो पिता है धृतराष्ट्र के आंखों से एकदम से क्या है भाई, आंसुओं का एकदम से नदी बहने लगती है। इतना वो रोता है, इतना क्या है भाई, एकदम से शोक सागर में डूब जाता है। कौन? धृतराष्ट्र। तो ऐसे सन्निवेश में क्या होता है कि यहां पे कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडु पुत्रों की विजय होती है और जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे उनका क्या है भाई, एकदम से परास्त हो जाते वो लोग। तो ऐसे सन्निवेश में क्या है भाई, अब धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर क्या है भाई, जो युधिष्ठिर है, पांडु पुत्रों में श्रेष्ठ पुत्र जो युधिष्ठिर है, उसको क्या है भाई, हस्तिनापुर को हस्तांतरित कर कर खुद को क्या है भाई, वनाश्रम में जाने का एक व्यवस्था कर लेनी होती है। तो ऐसे सन्निवेश में धृतराष्ट्र का जो छोटा भाई और उनका मंत्री जो होता है विदुर, वो आके कहता है कि धृतराष्ट्र और उसके बचे हुए 4 भाई क्या है भाई, उनके साथ साथ जो वासुदेव है श्री कृष्ण आपसे क्या है भाई मिलने के लिए आ रहे हैं, आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, वो आपका आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं। कहने की बात सुनते वो अत्यंत कोपित हो जाता। कौन? धृतराष्ट्र। कोपित होकर कहता है, मेरे 100 पुत्रों की हत्या कर मेरे से ही आशीर्वाद लेने आ रहे, मैं उनको क्या है भाई आयुष्मान भव कह के आशीर्वाद दूं क्या? जिन्होंने मेरी संतान का सर्वनाश कर दिया वैसे लोगों को मैं कैसे आशीर्वाद दे सकता हूं? ऐसा वैसा कई सारे क्या है भाई बात कहता है। तो धर्म का ज्ञान देते हैं विदुर। अंततः क्या है भाई, एकदम से तटस्थ स्थिति में क्या है भाई, धृतराष्ट्र पांडुपुत्रों से मिलते हैं। धृतराष्ट्र क्या है भाई, सर्वप्रथम युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हैं। उसके उपरांत धृतराष्ट्र कहते हैं कि बेटा भीम तुम आओ, आके क्या है भाई मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ, तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ, मेरे पास आओ कहने की बात कहते हैं। जैसे ही वो आशीर्वाद लेता कहते हैं कि मुझसे आलिंगन करो। धृतराष्ट्र कहता है भीम से कि मुझसे आलिंगन करो, मेरे गले लगो। कहने की बात पे तभी क्या है भाई, जो वासुदेव कृष्ण रहता कि जो कृष्ण क्या है भाई अंतर्जामी माना जाता है, तो श्री कृष्ण क्या है भाई भीम को धृतराष्ट्र के गले मिलने से इनकार करके इशारा करता है। धृतराष्ट्र क्या है अंधा होता है, तो धृतराष्ट्र से गले मिलने से भीम को हटा के भीम का जो लोहे का पुतला रहता है उसको क्या है भाई धृतराष्ट्र के सामने रख दिया जाता है। धृतराष्ट्र क्या है उस पुतले को ही भीम समझ के उसका आलिंगन करता है। बाद में से अत्यंत कोप से क्या है भाई उस जो भीम का पुतला होता है उसको ही क्या है अच्छे से अपने जकड़ में लेकर उसको चूर चूर कर डालता है। तो उससे क्या है भाई थोड़ी बहुत चोट धृतराष्ट्र को भी आ जाती है। वो अंत में कहने लगता है कि मुझे बहुत खेद है कि मैं अपने पुत्रों को तो खो दिया, लेकिन पांडु मुझे क्षमा करना, मैंने तेरे बेटे को भी मार दिया कहने की बात कहते हैं। तो इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें पता था कि आपका क्रोध अत्यंत तीव्र है, इसीलिए हमने आपके सामने क्या है भाई भीम के पुतले को प्रस्तुत किया कहने की बात पे कहते। तो यहाँ पे क्या है भाई इस तरीके से भीम का पुतला क्रोधित धृतराष्ट्र के सामने आने से भीम का क्या है भाई प्राण बच जाते हैं। तो यहाँ पे अब आपको क्या है भाई जो धृतराष्ट्र का जकड़ है उसका वृत्तांत बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसी आशा के साथ मैं अब हमारा जो पाठ है निंदा रस उसका प्रारंभ करने वाला हूं। हरिशंकर परसाई जी हमसे कह रहे हैं कहीं महीने बाद आए थे, यानी क क्या है भाई एक व्यक्ति का नाम है यहाँ पे, तो किसी का नाम ना लेते उसको क्या है भाई एक वर्ण को देते हुए या क अक्षर को देते हुए क्या है यहाँ पे बात अपनी प्रारंभ कर रहे हैं। हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कहीं महीने बाद आए थे, सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि तूफान की तरह कमरे में घुसे और साइक्लोन की तरह मुझे
अपनी भुजाओं में जकड़ा तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। यहाँ धृतराष्ट्र की ही जकड़ थी। लेखक को उनके मित्र का की जकड़ किसकी तरह लग रही है? धृतराष्ट्र के जकड़ की तरह लग रही है। अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा, कहाँ है भीम? आ बेटा, मुझे कलीजे से लगा लूं। और जब भीम का पुतला उसकी पकड़ में आ गया तो उन्होंने प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़कर चूर कर डाला। तो ऐसा सन्निवेश को क्या है भाई याद करते हुए कह रहे हैं कि ऐसे मौके पर, ऐसे सन्निवेश में क्या है, हम अक्सर अपने पुतले को अंकवार में दे देते हैं। यानी जो भी क्या है भाई धृतराष्ट्र जैसा व्यक्ति होता है उसके साथ क्या है भाई, अब हम खुद गले मिलने से भी अपने पुतले को ही क्या है भाई उनके अंकवार में दे देना ठीक है कहने की बात, उनसे आलिंगन कराना कहने की बात यहाँ पे कह रहे हैं कि हम अलग खड़े देखते रहते हैं। क से मैं गले मिला, कह रहे कि वो आके मुझे ऐसे जकड़ लिया धृतराष्ट्र की तरह, तो मैं क्या क से गले मिला? क्या मुझे उसने समेट कर कलीजे से लगा लिया? हरगिज नहीं, मैंने अपना पुतला ही उसे दिया। पुतला इसलिए उसकी भुजाओं में सौंप दिया कि मुझे मालूम था कि मैं धृतराष्ट्र से मिल रहा हूँ। मैं पुतला इसके लिए क्या है उसके सामने प्रस्तुत किया क्योंकि मुझे पता था कि ये कौन है, अंधा धृतराष्ट्र है। तो पिछली रात को क्यों ऐसा सन्निवेश उत्पन्न हुआ कि अपने मित्र का को ये धृतराष्ट्र के समान देख रहे? क्योंकि पिछली रात को एक मित्र ने बताया था कि क अपनी ससुराल आया है, क अपने ससुराल आया है और ग के साथ बैठकर शाम को, ग के सामने बैठकर शाम को 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा कर रहा था। यानी क के सामने बैठकर, क क्या है भाई, ग के सामने बैठकर लेखक की निंदा 2-3 घंटे कर रहा था। तो इस सूचना के बाद जब आज सवेरे वहाँ मेरे गले लगा तो मैं शरीर से अपने मन को चुपचाप खिसका लिया। अपने मन को क्या है भाई शरीर से खिसका लिया, तो इसके वजह से ये शरीर क्या हो गया, पुतले के माफिक हो गया कहने की बात यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि मन को चुपचाप खिसका लिया और निस्नेह कटीली देह उसकी बाहों में छोड़ दी। भावनाओं के अगर कांटे होते तो उसे मालूम होता कि वह नखफनी को कलीजे से चिपटाए हैं। यानी नखफनी यानी एक विशेष प्रकार का क्या है भाई काटिला पौधा क्लैक्टस होता है, तो उसी प्रकार मैं भी उसको होता कि भावनाओं को भी अगर काटे होते तो उसको पता होता कि मैं क्लैक्टस से क्या है भाई गले मिल रहा हूँ, आलिंगन कर रहा हूँ कहने का उसको भी पता होता। छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए। छल का धृतराष्ट्र अगर क्या है भाई आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए कहने की बात लेखक हमसे कह रहे हैं। पर वह मेरा दोस्त अभिनय में पूरा है। लेखक का दोस्त क्या है भाई अभिनय में पूरा है, उसके आंसू भर नहीं आए, उसके आंखों में आंसू नहीं आए। बाकी मिलन के जो हर्षोल्लास के सब चिन्ह
प्रकट हो गए। जैसे ही क्या है भाई अपने दोस्त को देखने से ही जो आंखों में एक चमक आती है, होठों पे जो मुस्कान आती है, मन के अंदर एक अत्यंत क्या है भाई आनंद होता है, जो हर्षोल्लास होता है, वो सब चिन्ह उसके चेहरे पे दिखाई दे रहे थे, का के चेहरे पे। वहाँ गहरी आत्मीय की जकड़, नैनों से झलकता वहाँ असीम स्नेह, और वहाँ स्नेह से युक्त वाणी, जो एकदम से क्या है भाई दोस्तानी ढंग से उसके जो शब्द मुंह से निकल रहे थे वो सब क्या है भाई एकदम से बहुत ही अपना है, बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, इनका बहुत केयर करता है, ऐसा महसूस हो रहा था। लेकिन वो वैसा था ही नहीं। वो क्या है भाई गा के सामने बैठ के ही इनकी निंदा करके आ गया है। कौन? का। और अब का बोल रहा है, बोला अभी सुबह की गाड़ी से उतरा और एकदम तुमसे मिलने चला आया। अभी सुबह की गाड़ी से उतरा, एकदम तुमसे मिलने आया। ऐसे जैसे कि आत्मा का एक खंड दूसरे खंड से मिलने को आतुर रहता है। आते ही झूठ बोला खम्बकत, है क्या नहीं? आते ही झूठ बोला खम्बकत, क्योंकि क्या है भाई ग के सामने बैठ के 3-2 घंटे क्या है भाई लगातार निंदा कर रहा था लेखक की कहने की बात। लेखक के मित्र ने पहले से ही इनको आके बता के चला गया था। तो क्या है भाई एक दिन पहले का आया है, फिर भी क्या है भाई आज ही की सुबह की गाड़ी से आया हूँ कहने की बात यहाँ पे लेखक के सामने बोल रहा है। कल का आया है, यहाँ मुझे मेरा मित्र बता गया था। इस झूठ में कोई प्रयोजन शायद उसका ना रहा हो। कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं, उनका कोई दोष ही नहीं रहता, लेकिन वो मिथ्यावादी होते हैं। यानी मिथ्या यानी झूठ बोलना, तो वादी यानी उसका क्या है भाई अनुसरण करने वाले। मिथ्यावादी यानी झूठ को क्या है भाई अनुसरण करने वाले, लगातार झूठ बोलने वाले। तो क्या है भाई कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। वे आदतन यानी अपने आदत से ही, स्वाभाविक ढंग से ही प्रकृति के वशभूत झूठ बोलते हैं। उसके मुंह से निष्प्रयास निष्प्रयोजन झूठ ही निकलता है। मेरे एक रिश्तेदार ऐसे हैं, वे अगर बम्बई जा रहे हैं और उनसे पूछे तो वे कहेंगे कलकत्ता जा रहा हूँ। ठीक बात उनके मुंह से निकल ही नहीं सकती। ऐसे लोग हमारे जीवन में भी कई सारे लोग देखने को मिलते ही होंगे। जैसे कि देखो अब त्यौहार आ रहा है, हम किसी से पूछेंगे कि आपने त्यौहार की शॉपिंग की, तो वो कहेंगे पहले से ही शॉपिंग करके आए। फिर भी नहीं सोच रहे हैं कि वहाँ पे जाए या कहाँ से जाए, क्या लेना मालूम नहीं हो रहा। ऐसा क्या है भाई आदतन झूठ बोलेंगे, ऐसे ही मजबूरी से। जैसे कि कोई एक नोट्स रेडी करके रखे हैं, फिर भी हम पूछेंगे कि तुमने नोट्स रेडी किया है, तो बोलेंगे कि नहीं मैं तो अभी नोट्स करने वाली थी, उतने में ही वो हो गया, ये हो गया, वो मेरा दोस्त आया था ना, उसके साथ मुझे जाना पड़ा था ना, इसके लिए मैं नोट्स नहीं लिख पाया। ऐसी बात क्या है भाई, लोग आदतन ढंग से क्या है भाई मिथ्यावादी होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे का भी है और इनका जो लेखक का एक रिश्तेदार है वो भी है। तो ऐसे लोग आज के ज़माने में भी हमें देखने को मिलते हैं, ये हमारा दौर्भाग्य है। क भी बड़ा निर्दोष सहज स्वाभाविक मिथ्यावादी है। क भी क्या है भाई निर्दोष सहज स्वाभाविक मिथ्यावादी है। वहाँ बैठा, कब आए, कैसे हो वगैरह के बाद उसने गा की निंदा आरंभ कर दी। गा की निंदा आरंभ कर दी। क ने क्या है भाई गा के सामने ही बैठ के ही पिछले शाम को 2-3 घंटे लेखक की निंदा की थी, लेखक की बुराई की थी। अब लेखक के सामने ग की निंदा करने वाला है कौन? क। तो यहाँ पे मनुष्य के लिए जो भी कर्म जघन्य है, जो भी काम क्या है भाई आचरण एकदम से घिनौने हैं, वैसे सब गा पर
आरोपित करके उसको, उसके क्या है भाई, आरोपित करके उसने ऐसे गाढ़े काले तरकोल से उसकी तस्वीर खींची कि यहाँ सोचकर कांप उठा कि ऐसी ही काली तस्वीर मेरी ग के सामने इसने कल शाम को खींची होगी। कह के लेखक भी महसूस कर रहे हैं कि अब ये मेरा सामने क्या है भाई, ग की निंदा कर रहा है। एकदम से क्या है भाई, जैसे काले तरकोल से जैसे चित्र बना रहा हो उस तरीके से क्या है भाई, जितने भी इस दुनिया में जघन्य कर्म है उन सबको भी आरोपित करते हुए ग की निंदा क्या है भाई, लेखक के सामने कर रहा है का। तो उससे अंदाजा लगा दिए कि ऐसी ही निंदा एक ग के सामने मेरी भी कर रहा था शायद, कहने का इन्होंने अंदाजा लगाया। तो अद्भुत है मेरा यह मित्र, उसके पास दोषों का क्या कैटलॉग है। मैंने सोचा कि जब वहाँ हर एक परिचित की निंदा कर सकता है तो क्यों ना मैं लगे हाथों विरोधियों की गत इसके हाथ कर लूं। यानी क्या है भाई, ऐसे सोचे कि ये जितने भी परिचित लोग हैं उन सबकी निंदा कर रहा है, तो क्यों ना मैं अपने विरोधियों की भी गत इसके हाथ में दे दूं। तो ये क्या करेगा उनका देखेंगे, कहने का सोचे तो मैं अपने विरोधियों का नाम लेता गया और वहाँ उन्हें निंदा की तलवार से काटता चला। जैसे ही क्या है भाई, लेखक अपने विरोधियों का नाम लेते गए, उनको क्या है भाई निंदा करते करते, उनकी बुराई करते करते, उनकी अपकीर्ति करते करते, उनकी बदनामी करते हुए उनको काटता चला तलवार से। जैसे लकड़ी चीरने की आराम मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का लट्टा खिसकाते जाते हैं और वह चीरता जाता है ना, वैसे ही मैंने विरोधियों के नाम एक एक कर खिसकाए और वह उन्हें काटता गया। कैसा आनंद था निंदा रस का। कहने की बात यहाँ पे लेखक कह रहे हैं, दुश्मनों को रणक्षेत्र में एक के बाद एक काट गिराते हुए देखकर योद्धा को ऐसा ही सुख होता होगा। जैसे रणक्षेत्र में, युद्ध के मैदान में क्या है भाई, लड़ाई के मैदान में जैसे योद्धा अपने दुश्मनों को मारने से सुख अनुभव करता है, ऐसा ही सुख अनुभव करता होगा वो, जिस प्रकार से मैं अपने विरोधियों की निंदा क्या है भाई, अपने मित्र का से कराने से कर रहा हूं। कहने की बात यहाँ पे लेखक हमें बता रहे हैं और कहते हैं कि मेरे मन में गत रात की उस निंदक मित्र के प्रति मैल नहीं रहा। पिछली रात जो बात मुझे खटक रही थी कि शाम में आके ये आपकी निंदा कर रहा है, ग के सामने कहने की बात क्या है भाई, वो अब वो मैल इनके मन में ना रहा। दोनों एक हो गए, लेखक और क। भेद तो रात्रि के अंधेरे में ही मिटते हैं, दिन के उजाले में भेद स्पष्ट हो जाते हैं। निंदा का ऐसा ही भेद नाशक अंधेरा होता है। 3-4 घंटे बाद जब वहाँ विदा हुआ तो हम लोगों के मन में बड़ी शांति और तुष्टि थी। तो क्या है भाई, जब लेखक का मित्र लेखक से बातचीत करा कि क्या है भाई, हर व्यक्ति की निंदा करा, तो ये निंदा का क्या है भाई एक रस लेते हुए जब लेखक का मित्र का उनसे विदा हुआ, तो वहाँ से प्रस्थान हुआ, तो दोनों के मन में क्या है भाई एकदम से बड़ी शांति और तृप्ति थी। कहने की बात लेखक यहाँ पे हमारे सामने बता रहे हैं। तो निंदा का देखिए इतना महत्व होता है। तो निंदा किस प्रकार से होती है, निंदा का महत्व क्या है, तो निंदा का अनुसरण हम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इन सभी बातों के बारे में क्या है भाई
हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।